Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine. Can you hear me well? Okay. Then let's start with the topic. Today's lecture is from Levinson, 15th edition, and chapter number 18, which we started a few days back. It's still continued. And today's topic includes Helicobacter pylori and Campylobacter jejuni. Okay. So these are two important bacteria that we're going to cover today. Okay, let's start. Okay, so these are basically gram-negative enteric rods, as we are studying in this chapter, that the gram-negative rods which are present within and outside the enteric tract. Okay, so Helicobacter pylori, these are gram-negative enteric rods, and they have a slightly curved shape, and they're flagellated. That means they're motile, and urease positive. This is one of the most important characteristics of this bacterium. So here you can see in these pictures, there is a little idea to remember. Helicobacter pylori is going to cause infections in the area of stomach, that is peptic ulcer, and obviously certain other infections of the stomach. And this one shows you Helicobacter pylori with, you can see this fan over the head of the bacterium. So it is going to help you remember that it is flagellated in such a way that there is a tuft of flagella on one pole of bacterium. ठीक है, यानी कि 4 फ्लैजेला इसके होते हैं, वो इकट्ठे जो हैं वो इस एक पोल पे कलेक्टिवली, जस्ट लाइक द विंग्स ऑफ अ हेलीकॉप्टर. ठीक है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने इसको हेलीकॉप्टर से क्यों रिजेम्बलेंस दी है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मोटिलिटी, द टाइप ऑफ मोटिलिटी इट फॉर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियम, यहाँ पे इस डायग्राम में बड़ी क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के. सबसे पहले तो इसकी शेप हम देखेंगे. ठीक है, ऑल्दो इट इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट रॉड. ठीक है, यहाँ पे ये कर्व शेप इसकी आपको नजर आ रही है. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि देयर इज अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, 1 2 3 4 here and 4 here. ठीक है, so at the pole of the bacterium there is a tuft of flagella, ठीक है, which help in motility and कीमोटेक्सिस. कीमोटेक्सिस क्या चीज थी, जहाँ पे हमने इन्फ्लेमेशन पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इट इज बेसिकली अ केमिकल मीडिएटेड मूवमेंट ऑफ समथिंग. ठीक है, इन्फ्लेमेशन में हम कीमोटेक्सिस या कीमोटेक्टिक एजेंट्स में हम वो पढ़ते हैं C5A C3A. ठीक है, और उसके साथ हमने पढ़ा था कि वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह की जो है वो ये केमिकल ग्रेडियंट फॉलो कर रहे थे. यहाँ पे बैक्टीरियम के हिसाब से कीमोटेक्सिस जहाँ पे आपको बताया हुआ है, तो डेफिनेटली वो इस हिसाब से बताया हुआ है कि जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स इस बैक्टीरिया की है उसकी ग्रोथ के लिए, उनका जब स्टिमुलस उसको मिलता है तो ये उस स्टिमुलस की तरफ मूव करता है. ठीक है, टू कोलोनाइज अंडर द म्यूकोसा. Second is urease. Urease is the most important enzyme of the Helicobacter pylori and it neutralizes the gastric acid. जैसे हमें सबको पता है कि स्टमक के अंदर एसिड हमेशा प्रेजेंट होता है which is helpful in digestion. तो obviously कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को सर्वाइव नहीं करने देगा because of its action of decomposition. ठीक है, तो ये अगर स्पेसिफिकली एरिया ऑफ स्टमक में या एरिया ऑफ हाई एसिडिटी में सर्वाइव कर जाते हैं तो डेफिनेटली इनके पास कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता होगा. दिस इज द यूरिएज. लाइपोपॉलीसैकेराइड, चूंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसलिए एंडोटॉक्सिन या लाइपोपॉलीसैकेराइड इनका component है. It helps in the adherence of the bacterium to the host cells and causing inflammation. अदर प्रोटीन्स जो इसके अलावा एडहेरेंस के लिए और भी प्रोटीन्स यूज हो सकती हैं जो माइनर प्रोटीन्स हैं, इसलिए उनके स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं है. ओके, नाउ एक्सोटॉक्सिन, देयर इज अ वैक्यूलेटिंग टॉक्सिन, वैक ए इसको कहते हैं. ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इंजरी कॉज करती है. अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सिक्रीटरी एंजाइम्स है, म्यूसिनेज है जो कि म्यूसिन को डैमेज करेगा, प्रोटीएज है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज है जो लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है. सो बेसिकली ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरीज में भी इन्हीं का रोल है जिनका
डाइजेशन में रोल है। देन देर इज टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक सिक्रीशन सिस्टम जिसमें बैक्टीरिया अपनी टॉक्सिन जो है या अपनी कोई ऐसी प्रोटीन जो कि उसके पैथोजेनेसिस में हेल्प करती है वो डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर देता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी है टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम की, कि जस्ट लाइक एन इंजेक्शन, जैसे हम इंजेक्शन से ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं जो भी रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में, उसी तरह से ये भी बैक्टीरिया अपनी टॉक्सिन को इस तरह से इंजेक्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज द इफेक्टर्स, दैट इज कैग ए। कैग ए क्या है? यहाँ पे एक्टिन रिमॉडलिंग हो रही है, इंटरल्यूकिन ए इंडक्शन हो रही है, होस्ट सेल ग्रोथ एपोप्टोसिस इनिबिशन हो रही है। ठीक है, सो ये कंबाइंडली ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसके विलेंस फैक्टर्स हैं। इसमें क्या क्या आ गया? सबसे पहले स्ट्रक्चरल में आ गया फ्लैजेलम, ठीक है, लाइपोपॉलीसैकेराइड, फिर प्रोटीन्स आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर एंजाइम्स कौन कौन से हैं। इसमें यूरिएज है, इसमें सिक्रीटरी एंजाइम्स हैं, और इसके अंदर एक एक्सोटॉक्सिन है जिसको वैक ए कहते हैं, और एक इसकी ये इफेक्टर है कैग ए। तो ये एक और प्रोटीन है जो इसकी ये इफेक्टर प्रोटीन है। ठीक है, ये आपने सारे कंपोनेंट्स याद रखने हैं। देयर इज अ चांस कि आपकी बुक में ये इस तरह से ना लिखे हुए हों, और आई थिंक कि नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे आप पैथोजेनेसिस लिखोगे इसकी या स्टडी करोगे उसमें इन सब का रोल होगा, इसलिए हमने इनको लिस्ट आउट कर दिया है। डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इसमें सबसे पहले गैस्ट्राइटिस आता है। एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, देन कम्स द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? बेसिकली अल्सर क्या है? एनी डिसकंटिन्यूएशन इन द एपिथेलियम ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो अल्सर में क्या होता है? जो एपिथेलियल लेयर होती है वो हमेशा डैमेज हो जाती है। ठीक है, इट कैन बी अ डीपर अल्सर ऑब्वियसली, बट पेप्टिक अल्सर जिनकी हम स्पेसिफिकली बात करें, इसमें जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एपिथेलियल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी। ड्यूडेनल अल्सर में भी इसी तरह से जो ड्यूडेनम की एपिथेलियम की लेयर है वो डिसकंटिन्यू या डैमेज हो जाएगी। So peptic ulcer is a defect in gastric or duodenal wall that extends through the muscularis mucosa into the deeper layers of the wall. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज रिस्क, इट इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कैसे? जो पेप्टिक अल्सर है ये एक क्रॉनिक डिजीज होती है, ओवर द ईयर्स ये चलती रहती है अनलेस इट इज प्रॉपरली ट्रीटेड। तो जो क्रॉनिक डिजीज होने की वजह से ये स्टिमुलेट करती है जो बी सेल्स की ग्रोथ है उनको, और इसकी स्पेसिफिक एसोसिएशन है माल्ट लिम्फोमा के साथ, विच इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड ट्यूमर। ये स्पेसिफिक इसके साथ आपने याद रखना है, दिस इज ऑफन आस्क्ड इन एमसीक्यूज कि माल्ट लिम्फोमा या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ कौन सा बैक्टीरियम एसोसिएटेड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। पेप्टिक अल्सर, इसमें थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। सबसे पहले पेप्टिक अल्सर क्या चीज़ होती है हमने डिस्कस कर ली। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कैसे इसमें अपना रोल प्ले करता है? बेसिकली गैस्ट्रिक म्यूकोजा में या इन सम एरियाज ऑफ द इंटेस्टाइन देयर इज अ म्यूकस लेयर विच इज प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का क्या फंक्शन है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा में से जो म्यूकस लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और कोलोनाइज कर जाता है जो स्टमक म्यूकोसा है उसके अंदर। सबसे ऊपर जो म्यूकस लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि प्रिवेंट करती है जो स्टमक एसिड्स हैं उनसे स्टमक का अपना टिश्यू अफेक्ट ना हो। ठीक है, हमें पता है ना कि स्टमक के अंदर एसिड कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रहा होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन। ठीक है, तो स्टमक का अपना टिश्यू जो है उसको भी तो प्रोटेक्ट रखना जरूरी है ना। तो नेचर ने इसमें एक ये म्यूकस लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे इसमें प्रोड्यूस कर दी है। अब हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है ये अपने म्यूसिनेज एंजाइम की हेल्प से और अपनी मोटिलिटी की हेल्प से इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोलोनाइज कर जाते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर। और जो वो जो एरिया ऐसा है जहाँ से म्यूसिन की या म्यूकस की लेयर हट जाती है, वहाँ पे जब स्टमक एसिड्स टच करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, अल्सरेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फर्दर वो डीपर लेयर्स में मजीद एंटर होना शुरू हो जाएगा। Transmission: the natural habitat of Helicobacter pylori is human stomach. It is probably acquired by ingestion. Probably हम क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि it can be excreted from the body in the stool.
ठीक है। सो फीकल कंटामिनेशन अगर हो जाती है फूड या वाटर की, तो डेफिनेटली ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, या इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ कम्युनिटी। ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा एट रिस्क होंगे वही इसको डेवलप करेंगे। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज प्रॉब्ली पॉसिबल बिकॉज देर इज क्लस्टरिंग ऑफ इन्फेक्शन इन द फैमिली। ठीक है। सो देर इज अ जेनेटिक टेंडेंसी टू डेवलप दीज अल्सर्स, और इसके साथ जब ये एनवायरमेंटल कंपोनेंट कंबाइन हो जाता है, if somebody acquires Helicobacter pylori and there is genetic tendency to develop the disease, then he's going to develop peptic ulcer. अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है बच्चों कि जो टिपिकली जो अमूमन लोगों में पाया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेप्टिक अल्सर हो, ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं बताती तो तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की ही डिजीज़ है। समटाइम्स इट इज़ जस्ट गैस्ट्राइटिस, ठीक है, जो कि लोगों को डेवलप हो जाता है इन केस कोई बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें या कोई समटाइम्स इट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोराई ही डेवलप हुआ हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस करवाने, कंफर्मेशन ज़रूरी है। दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है वो स्टमक के इतने शदीद किस्म के जो एसिड्स हैं जो फूड डाइजेशन में, हर किस्म के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, उनसे ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो द फर्स्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व हियर इज फ्लैजेला। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट या मोबिलिटी के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ ये इसको प्रॉपरली लेके जाते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर सके या जहाँ पे ये हाइड करके ग्रो कर सके। सो इट इज एबल टू सेंस द पीएच ग्रेडियंट इन द म्यूकस एंड मूव टुवर्ड्स द लेस एसिडिक रीजन। ठीक है। सो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के पास इसकी फ्लैजेला की वजह से या फ्लैजेलिन प्रोटीन की वजह से इट हैज अ सेंस कि वो जो है ना, ये यहाँ पे कीमोटैक्सिस का रोल है कि इट मूव्स टुवर्ड्स द लेस एसिडिक एरिया एंड टू अवॉइड द एसिड एनवायरनमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द स्टमक, ये अपने फ्लैजेला को यूज करके बरो कर जाता है म्यूकस लाइनिंग में ताकि एपिथेलियल सेल्स के नीचे पहुंच सके जहाँ पे एसिड एनवायरनमेंट कम है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मोटिलिटी जो है ना, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज corkscrew motility. So it is a curved bacterium, it has a few nice flagella at one end, so it is sort of corkscrew itself down through the mucin to reach the epithelial layer. अब ये corkscrew जो है ये इस तरह की जो मल्टीपर्पज यूटेंसिल्स होती हैं, इसमें आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये एक corkscrew इसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि अब इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ यूज़ में नहीं होती हैं, बट देयर वाज अ टाइम जबकि जो जूस बॉटल्स होती थी, ग्रेप जूस बॉटल्स, एप्पल जूस बॉटल्स, दे यूज टू हैव कॉक। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली वाइन बॉटल्स भी उनमें भी कॉर्क लगाया जाता था कुछ पहले ज़माने में। तो उसको जो है ना उसको ओपन करने के लिए ये कॉक्सक्यू की ज़रूरत पड़ती थी। अब इस कॉक्सक्यू की मोटिलिटी कैसी होती है? दिस इज अ कॉक्सक्यू। ठीक है, ये आप देखें, दिस इज अ आप कह सकते हैं दिस इज द कॉक ऑफ द बॉटल। ठीक है, तो इसकी मोटिलिटी कैसी होती है इसमें कि इसको यूं टर्न करते हैं, ठीक है, विद प्रेशर। ठीक है, और ये इस तरह से स्लाइड करता हुआ, कर्ल करता हुआ इस कॉक के अंदर चला जाता है, देन यू पुल इट अवे। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ मोटिलिटी है वो अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किसके फ्लैजेला जो है वो इकट्ठे होके बड़े पावरफुल तरीके से इस तरह से मूव करते हैं और इसको प्रोपेल करते हैं टू एंटर इनटू द layer of the mucin. So much more effective than the regular wood straight rod that is trying to push its way. So ये in the next diagram we can see, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ये these are the two pairs of flagella. ठीक है, they have combined in a way there was the corkscrew. ठीक है, और ये इसी तरह से ये अपनी कर्लिंग मूवमेंट के जरिए से प्रेशर के साथ या फोर्स के साथ इसको प्रोपेल करेंगे ताकि ये गैस्ट्रिक म्यूसिन लेयर के अंदर चला जाए, उस लेयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ, और इसने पहुंचना है एपिथेलियल लेयर तक। अच्छा, वंस ये एंटर हो जाता है इसमें, ठीक है, तो अब ये देखिए ये वर्ल्ड की फॉर्म में इसके अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके इसका जो सेकंड कंपोनेंट है इसके विजिलेंस फैक्टर्स में, दैट इज म्यूसिन।
या म्यूसिनेज, सॉरी। तो वो म्यूसिनेज यहाँ पे रिलीज होना शुरू होगा और इस एनवायरनमेंट में से म्यूसिन को ब्रेक डाउन करेगा। सो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिसमें ये कॉक्सक्रू मोटिलिटी और म्यूसिनेज एंजाइम म्यूसिन की लेयर को डिस्ट्रॉय करके अंदर एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं वहां तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसी की वजह से इसको, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि वे इट हैज़ अ रिजेम्बलेंस विद हेलीकॉप्टर फैन, वो भी इसी वजह से है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को भी आपने देखा होगा कि वो उसकी मोटिलिटी जो है वो उस फैन की मूवमेंट की वजह से होती है। ठीक है, विद फोर्स, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ द कॉक्सक्रू। पैथोजेनेसिस में नेक्स्ट कंपोनेंट है यूरिएज। अब यूरिएज एंजाइम जो है ये क्या करता है, इट इज हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल इन द एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे सर्वाइवल के लिए उसको मल्टीपल चीजें चाहिए, जिनमें से एक जो है वो यूरिएज है। यूरिएज एंजाइम अगर नहीं होगा तो बैक्टीरिया खुद से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, दे विल डाई। इट इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन यूरिया विच इज सिक्रेटेड इनटू द स्टमक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो ये यूरिया जो स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, इसको ये कन्वर्ट करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम फर्दर इसकी आइडेंटिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम जब लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। Once ammonia is converted into ammoniamine, ठीक है, then the leftover hydroxyl ions, they will react with the carbon dioxide to produce bicarbonate ion. अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे, ये जो स्टमक के एसिड्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जहाँ पे देर इज लेस एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि इसने सर्वाइव करना है डेफिनेटली। So it produces a neutralized zone around H. pylori and allows it to survive. ठीक है, सो ये यूरिएज जो है ये इसके अलावा ये न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट में भी कुछ ना कुछ हेल्प करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करता है। ये डायग्राम आपको बता रही है कि जब ये मूव कर रहा है इनटू द स्टमक एसिडिक एनवायरनमेंट में, जब ये मूव कर रहा है और अभी नहीं पहुंचा है एपिथेलियल लेयर तक या म्यूसिन लेयर तक, तो तब उस टाइम में इसने यूरिएज एंजाइम के जरिए से अपने इर्द गिर्द एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर ली है जहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन और वाटर कंबाइन करके यहाँ पे लेस एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने एंटर कर लिया। अच्छा, अब अमोनिया जो है, ये जो अमोनिया इससे प्रोड्यूस हुई है ये क्या करेगी, जब ये एंटर हो गया एपिथेलियल सेल्स में और अमोनिया भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अमोनिया इसको हेल्प आउट करेगी। कैसे, अमोनिया के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये स्वेलिंग करवा देगी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स में। ठीक है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी, एटीपी प्रोडक्शन रुक जाएगी, सेल साइकिल रुक जाएगा। सो द लॉस ऑफ द प्रोटेक्टिव म्यूकस कोटिंग प्रीडिस्पोजेस टू गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। ठीक है, साइड बाय साइड इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। म्यूसिनेज का हमने डिस्कस कर लिया, एपिथेलियल लेयर तक पहुंच जाएगा म्यूकस की लेयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ, और उसके बाद क्या होगा, एच पाइलोरी विल देन अटैच टू द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इट adheres to the epithelial cells by producing adherents which bind to the lipids and carbohydrates in the epithelial cell membrane. अब ये एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद अब इसने अपनी टॉक्सिन रिलीज करनी है। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि इसकी ये एक वैक ए टॉक्सिन है, इट प्रोड्यूसेस द वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए व्हिच डैमेजेस द एपिथेलियल सेल्स। अब जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, एच पाइलोरी मैक्रोफेजेस के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, इसमें भी वैक ए का रोल है। ठीक है, टी सेल प्रोडक्शन भी इनहिबिट करने में वैक ए का रोल है। तो अब आपने देखा है कि किस तरह से एनवायरनमेंट जो स्टमक के एसिड के अंदर उसने कैसे सर्वाइव किया। नंबर वन, उसने यूरिएज एंजाइम के जरिए से यूरिया को ब्रेक डाउन किया एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर उसके बाद इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके इसने बाइकार्बोनेट की एक एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द बना ली दैट इज लेस एसिडिक। फिर ये मूव कर रहा है कीमोटैक्सिस के जरिए से और जाके म्यूसिन लेयर के साथ अटैच कर रहा है। कैसे, कॉक्सक्रू मोटिलिटी की हेल्प से। सेकेंडली, म्यूसिनेज एंजाइम की मदद से डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको, अंदर एपिथेलियल सेल्स के साथ जाके एडहियर कर रहा है, वहां पे जाके टॉक्सिन रिलीज करेगा दैट इज द बैक ए टॉक्सिन, जो कि साइटोटॉक्सिन है और एपिथेलियल सेल्स को डैमेज कर देगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन कैग ए, इट एक्ट्स बाय डिसरप्टिंग द सेल जंक्शंस अफेक्टिंग द सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है,
सबसे पहले तो वो सेल्स की डिस्ट्रक्शन जो है ना वो वैक ए की मदद से स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद कैग ए आ गया, कैग ए ने और सेल जंक्शंस को डिस्टर्ब कर दिया, सेल की प्रोलिफरेशन रुक गई, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो गई। अच्छा, जिन लोगों में कैग ए पॉजिटिव स्ट्रेन्स होते हैं इनमें जो सिवियरिटी है डिजीज़ की वो बहुत ज़्यादा होती है और डेफिनेटली इनमें कैंसर प्रोडक्शन का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये पॉइंट आपने याद रखने की, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कैग ए एसोसिएटेड जो स्ट्रेन्स हैं वो कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या गैस्ट्रिक अल्सर्स की सिवियरिटी में कौन सी जीन का रोल है। एसोसिएशन विद गैस्ट्रिक ट्यूमर्स, इसमें हमारे पास दो तरह के ट्यूमर्स हैं, मार्ट लिम्फोमास दैट आर बी सेल tumors located typically in the stomach but they occur elsewhere in the gastrointestinal tract as well. अच्छा, मार्ट लिम्फोमा की जो लीजन्स हैं इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का रोल देखा गया है। सेकेंडली इसमें जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो प्रीडिस्पोज करती है प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल्स एंड लीडिंग टू लिम्फोमा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है कि अगर हम जो है ना हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन ट्रीट कर लें तो समटाइम्स ट्यूमर भी रिग्रेस कर जाता है। Recurrent pain in the upper abdomen, पेशेंट ने आपके पास कैसे प्रेजेंट करना है? There is pain in the upper abdomen, there is bleeding in the GIT, no bacteremia और disseminated disease occur। अच्छा, जो पेप्टिक अल्सर है उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के इन्फेक्शन के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो इसको कॉज करती हैं या इसमें वर्स साबित हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनसेड्स। जो एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि आप पेन रिलीफ के लिए बहुत सारे पेशेंट्स को दिया करेंगे आगे आने वाले टाइम में, जिसमें आपने पेशेंट्स ट्रीट करने हैं प्रैक्टिकली। तो उसमें हमेशा आपने पेशेंट की हिस्ट्री में ये चीज़ पूछ लेनी है कि कोई मैदे में तकलीफ तो नहीं रही आपको कभी भी, या अल्सर तो नहीं बना। अगर किसी पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री आती है जिसमें उसको कभी भी पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो चुकी है तो आपने एनसेड्स में से कोई भी ड्रग उसको नहीं देनी, उसकी बजाय आप कोई और पेन रिलीफ मेडिकेशन इस्तेमाल करेंगे जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा इससे। ठीक है, so coming back to the clinical features or symptoms of the infection of Helicobacter pylori, there will be pain in stomach। ठीक है, अब पेन की वजह से क्या होगा, there is a guarding, पेशेंट जो है वो खा भी नहीं सकेगा ज़्यादा, ठीक है, और डिक्रीज एपिटाइट उसकी हो जाएगी और एसिड प्रोडक्शन उसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो देयर विल बी अ बैड टेस्ट इन द माउथ, देयर कैन बी नोसिया, देयर कैन बी अ सेंसेशन ऑफ फुल स्टमक, हार्ट बर्न होगा उसको। ठीक है, और समटाइम्स ब्लोटिंग भी हो सकती है। पेशेंट को आपने क्या क्या सैंपल्स हैं जो आपने लैब टेस्ट के लिए लेने हैं, आप गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बायोप्सी ले सकते हो, आप एक स्टूल सैंपल ले सकते हो, या फिर आप इसका यूरिया ब्लड टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, विच इज़ वेरी मच डायग्नोस्टिक। ग्राम स्टेनिंग, अगर आपने जो है स्टूल सैंपल लिया है तो उसमें आप एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में आपको ग्राम नेगेटिव कर्व रॉड्स नजर आएंगे, कल्चर करेंगे तो सर्कुलर कॉलोनीज ऑन द ब्लड एगर ग्रे कलर की। और बायोकेमिकल टेस्ट में इसमें याद रखिएगा कि जो यूरिएज एंजाइम है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पैथोजेनेसिस, बायोकेमिकल टेस्ट में भी उसका इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। यूरिया ब्लड टेस्ट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट दैट कैन बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन। सेकेंड क्या है, डिटेक्शन ऑफ द स्टूल एंटीजन। क्लिनिकली आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है कि आप स्टूल एंटीजन चेक कर लें। ठीक है, इसके अलावा सीरम आईजीजी एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का लैब डायग्नोसिस आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस दोनों बहुत अच्छी याद करनी है। अच्छा, लैब डायग्नोसिस पूछने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूरिया ब्लड टेस्ट जो है ना, इसके बारे में आपसे हम अक्सर पूछ लेते हैं, वो क्या होता है, क्यों होता है, किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका। सो पेशेंट इज मेड टू इंजेस्ट रेडियो लेबल्ड यूरिया। ठीक है, आपने रेडियो लेबल्ड यूरिया इस पेशेंट को फीड करना है। जब पेशेंट ने इसको इंजेस्ट कर लिया है, पेशेंट ने इसको इंजेस्ट कर लिया, अगर उसकी बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरियम प्रेजेंट होगा तो उसके पास यूरिएज एंजाइम होगा। यूरिएज एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्प्लिट करता है यूरिया को इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर रेडियो लेबल्ड यूरिया को यूरिएज एंजाइम की मदद से स्प्लिट किया जाएगा इनसाइड द बॉडी तो इसमें रेडियो लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, तो इसको आप कलेक्ट भी कर सकते हैं और इसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक भी कर सकते हैं। अगर रेडियो लेबल कार्बन डाइऑक्साइड कोई पेशेंट रिलीज करता है तो दैट मीन्स के ये टेस्ट पॉजिटिव है इस पेशेंट के
बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है, थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है कि what happens के the patient is made to ingest a radio labeled यूरिया। ठीक है, ये स्टमक में चला गया, H pylori अगर वहाँ पे प्रेजेंट थे तो इट विल लीड टू द रिएक्शन, ठीक है, जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सहेल्ड एंड इट कैन बी कलेक्टेड and then it can be checked for the radioactivity. But what if Helicobacter pylori is not present? अगर नहीं होगा तो ये जो रेडियो लेवल्ड यूरिया आपने पेशेंट को इंजेस्ट कराया है, it will go inside the stomach and it will come out unchanged in the urine. Any questions till now? Okay. So coming to the treatment of the Helicobacter pylori infection. आवाज कम आ रही है? अब सही आ रही है? ओके, चलें, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन। ठीक है, ये दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको ना देखें। ओके, सो इसके ट्रीटमेंट का एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, ये आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ोगे। इसको कहते हैं ट्रिपल रिजीम। ट्रिपल रिजीम का मतलब है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि 3 तरह के ड्रग्स इसमें इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सो इट कंप्राइजेस ऑफ 2 ड्रग्स टू इरेडिकेट H pylori एंड 1 ड्रग टू डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि 2 ड्रग्स हमने यूज करने हैं H pylori को इरेडिकेट करने के लिए, और एक ड्रग हमने यूज करना है एक एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करने के लिए। क्यों हम एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करना चाहते हैं? बिकॉज वी वांट द वुंड टू हील। To eradicate H pylori, there should be at least 2 antibiotics. ठीक है, a combination treatment always works better. It is less likely to fail because of resistance to the antibiotics. तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉमनली हम इसमें यूज कर सकते हैं? अमोक्सिसिलिन हो सकती है, इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन हो सकती है, मेट्रोनिडाजोल हो सकती है। ठीक है, ओके। एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, जिसमें ओमेप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, रिबिप्राजोल है। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। ठीक है, तो आपको ड्रग्स के नाम इतने याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल रिजीम में जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं उसमें 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं ताकि हम H pylori को इरेडिकेट कर सकें, और एक ड्रग होगी ताकि हम एसिड सिक्रीशन को कम कर सकें, ताकि पेशेंट का वुंड हील होगा। ठीक है, okay. Sometimes antihistamines are also used to stimulate the gastric acid secretion. Histamine antagonists are the drugs which are designed to block the action of histamine on the gastric cells and reduce the production of acid. ठीक है, सो एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए यूज हो सकती हैं। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी भी, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, जो आपको अभी एग्जांपल्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स और भी यूज हो सकते हैं, जिसमें ये बिस्मथ कंपाउंड्स होते हैं। रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, जिसको हमेशा याद रखिएगा, एनसिड्स नहीं देने, पेशेंट को स्मोकिंग मना करनी है। ठीक है, 2 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। जो भी पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो हमेशा इंक्रीज होगी इन केस पेशेंट एनसिड्स की कोई भी ड्रग यूज कर रहा है या इन केस पेशेंट स्मोकिंग करता है। ठीक है, तो हमेशा स्मोकिंग के लिए पेशेंट को आपने मना करना है। So with this we come to an end to Helicobacter pylori, and now we're going to head towards the Campylobacter jejuni. ठीक है, Helicobacter pylori में से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं। Then we will start the next topic. सबको क्लियर है टॉपिक? सही से समझ आ गया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग, ये छोटा सा टॉपिक है, बुक में ज़्यादा लंबा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके मेन पॉइंट्स आप में से हर एक को आने चाहिए। ओके, आई एज्यूम कि आप लोगों को समझ आ गया है। ओके, चलें, नेक्स्ट इज कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। ठीक है, अब इसका भी नाम ये इंडिकेट करता है, और हम पढ़ भी रहे हैं कि ये वो सब बैक्टीरिया हैं जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड आपको बता रही है, यहाँ पे आपने देखें कि दिस इज अ पर्सन हु लुक्स इन एक्सट्रीम पेन एंड हिज हैंड्स ऑन द टमी, दे इंडिकेट कि इसको कुछ ना कुछ
एब्डोमिनल पेन हो रही है इस वक्त, तो जो बड़ी सिवियर किस्म की है, या पेन है या क्रैम्पिंग है, इस तरह की कोई चीज़ है, ठीक है। और आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज अ चिकन प्राउडली लाइंग एंड सेइंग कि कुक मी थॉरोली, सो इट्स वेरी राइट, ठीक है। इलनेस का नाम है कंपाइलोबैक्टीरियोसिस, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है यहाँ पे वो कंपाइलोबैक्टर जिजेनाई। इट इज फाउंड इन अंडर कुक्ड पोल्ट्री, नॉन पैस्चराइज्ड मिल्क, सरफेस वाटर, माउंटेन स्ट्रीम्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अंडर कुक्ड पोल्ट्री, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन इसका आपको क्लिनिकल सिनेरियो आएगा, इट इज रिलेटेड टू द कंजम्पशन ऑफ चिकन विच इज नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड। सिम्टम्स क्या होंगे, डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड, ठीक है। तो यहाँ फिर से डाइसेंट्री वाला सिम्टम आ रहा है। लास्ट टाइम हमने किस में पढ़ा था, शिगेला में। उससे लास्ट टाइम हमने किस में पढ़ा था, इकोलाई O157H7 में, ठीक है। सो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कॉज डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड। 3 ऑर्गेनिज्म हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। सो देयर विल बी डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड, देयर विल बी एक्सट्रीम क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, nausea, vomiting, fever, headache, and still more complications. So important properties of the Campylobacter are that they're curved gram-negative rods that appear either coma-shaped or S-shaped. ठीक है, इसमें भी आपने इनकी शेप सबसे ज्यादा याद रखनी है कि ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं लेकिन स्ट्रेट रॉड्स नहीं है, दे आर कर्व्ड एंड दे आर माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक क्या होता है बच्चों, बेसिकली ये वो है, माइक्रो, माइक्रो का क्या मतलब है, कम, ठीक है, एरो एयर, so they need a concentration of oxygen that is less than the atmospheric concentration of oxygen, ठीक है। So they grow best in 5% oxygen, where that is far less than the 20% which is present in the atmosphere. Micro aerophilic हमेशा याद रखिएगा, micro for small quantity, aero air, ठीक है। तो Campylobacter jejuni grows well at 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पेज आपके याद रखने के लिए, या ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इसकी आपने ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स कंपाइलोबैक्टर की, ये हमेशा पूछी जाती हैं लाजमी एग्जाम में। जब भी इसमें से क्वेश्चन आता है इनके बारे में जरूर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आपको जब इसकी हिस्ट्री दी जाएगी, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे शिगेला डाइसेंट्री से, या इकोलाई जो O157H7 है, कि हम इनसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा बैक्टीरियम है जो कॉजेटिव एजेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखने के लिए, नंबर 1, इसमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, इसमें जो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड, जब भी क्लिनिकल सिनेरियो आएगा आपको ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई मिलेंगी, माइक्रो एरोफिलिक, growing best in 5% oxygen at 42 degrees centigrade, ठीक है। ये 3 चीजें इसमें याद रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स लिखें, तो उसमें भी आपने यही लिखना है, these are microaerophilic, they grow best in 5% oxygen and they grow well at 42 degree centigrade. 42 degree centigrade is really high temperature, ठीक है। अमूमन बैक्टीरिया इस पे सरवाइव नहीं करते, मगर कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई सरवाइव करता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी किसी फूड को कंपाइलोबैक्टर सेफ बनाना है, आपको 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उसका कोर टेम्परेचर रेज करना है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्ली थॉरली कुक्ड होना चाहिए। ट्रांसमिशन क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स इसका सोर्स बन सकते हैं, कैटल, चिकन, डॉग्स। अच्छा, सबसे ज्यादा चिकन्स। Transmission is usually fecal, food and water contaminated with animal feces. They are major source of the human infection. इसमें sometimes pets की involvement भी हो सकती है, ठीक है। बच्चों में अमूमन इसी तरह से ट्रांसमिट होता है। Food such as poultry, meat and unpasteurized milk are commonly involved. पैथोजेनेसिस इसकी आसान सी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। फ्लैजेलिन एक प्रोटीन है जो कि कंपाइलोबैक्टर के पास बहुत एबंडेंटली फाउंड होती है। सो फ्लैजेलिन प्रोटीन डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू फ्लैजेला, ठीक है, दैट मीन्स ये भी मोटाइल है। कंट्रीब्यूट्स टू द बैक्टीरियाज मोटिलिटी which allows it to travel through the host. Another portion of the flagella's virulence is chemotaxis. So हेलिकोबैक्टर और कंपाइलोबैक्टर दोनों में ये चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, they are both
flagellated, motile, and they both have specific type of chemotactic response, ठीक है, which includes sensing the environment and rotating the flagella accordingly to benefit the bacteria. Mucin has been found to be a positive chemotaxin for Campylobacter jejuni. अच्छा, अब जो कीमोटैक्टिक फैक्टर इसने जाना कहाँ पे, इसने उन एरियाज में जाना है जहाँ पे म्यूसिन की लेयर प्रेजेंट है, कंपैटिबल विद द बैक्टीरियाज कोलोनाइजेशन ऑफ द इंटेस्टाइन वेयर देयर इज लेस एबंडेंट म्यूकस, ठीक है। सो इसने इंटेस्टाइन के उस एरिया में सर्वाइव करना है जहाँ पे म्यूसिन प्रेजेंट है, और उस एरिया में नहीं करना जहाँ पे म्यूसिन की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। So bacteria can adhere to the gut enterocytes, and once they adhere, they can induce diarrhea by toxin release. सबसे पहले adherence है, adherence में इसकी lipopolysaccharide या endotoxin layer इसको help out करती है, और इसके अलावा flagella का भी role है, and once they get adhered, then they can be taken up by a cytoplasmic vacuole. Bacteria invade the host cell barrier through the use of flagellin, and what is the purpose of that all? ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन, जो कि बेसिकली साइटोलीथल डिस्टेंडिंग टॉक्सिन है इनकी। ये क्या करेगी, ये सेल को ग्रोथ साइकिल में अरेस्ट कर देगी, सेल डेथ होनी शुरू हो जाएगी, इसी की वजह से जो है ये स्टूल में ब्लड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डायरिया विद ब्लड, साइटोलीथल डिस्टेंडिंग टॉक्सिन। ओके, क्लिनिकल फीचर जिसमें क्या आएंगे, एंटेरोकोलाइटिस कैसे बिगिन करेगा, वाटरी foul smelling diarrhea followed by stool associated with blood accompanied by fever and severe abdominal pain. Systemic infections, most commonly bacteremia, are caused more often by Campylobacter intestinalis. Okay, then comes the complications. अब जो कंपाइलोबैक्टर की इन्फेक्शन है, ये दूसरी सारी इन्फेक्शंस जो हमने अभी तक जीआई इन्फेक्शंस पढ़ी हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, स्पेशली जो डाइसेंट्री प्रोड्यूसिंग दूसरे बैक्टीरिया हैं जैसे कि शिगेला हो गया या इकोलाई हो गया, इसमें जो है क्रॉस रिएक्शन हो जाता है। जियान बारे सिंड्रोम इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कंपाइलोबैक्टर जेजनी इन्फेक्शंस, ठीक है। कैसे, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। जीबी सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। कैसे होती है कि जो कंपाइलोबैक्टर जेजनी के अगेंस्ट बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं न्यूरॉन्स के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं उनके साथ, ठीक है, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है वो न्यूरोनल एंटीजन्स के अगेंस्ट क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। सो जो कंपाइलोबैक्टर जेजनाई है इसका इन्फेक्शन इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद रिएक्टिव आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम, ठीक है, वो भी हो सकता है इसमें। और अब हम डिस्कस करेंगे कि इनमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो कमिंग टू द जियान बारे सिंड्रोम, ठीक है, इसको जियान बारे पढ़ते हैं। जियान बारे में क्या होता है, देर इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद करने की बजाय आप ये याद करेंगे कि देर इज सिमेट्रिकल मसल वीकनेस यूजुअली बिगिंस इन द लेग्स एंड असेंड्स, यानी कि लेग्स में स्टार्ट होगी, there will be muscle weakness and it will be extending up to the upper parts of the body, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस भी हो जाएगी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाएगी पेशेंट को, और उसकी जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है ना वो एब्सेंट होंगी। तो ये तीन चीजें हैं इसमें से जो याद रखनी है। अगर आपको ये तीनों याद ना रहें तो आपने ये याद रखना है कि जियान बारे, बार से याद रखें, जियान बारे देयर इज अ बार, ठीक है, ये यहाँ पे कार्टून में बनाई हुई है, अफेक्टिंग द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, उसके लेग से स्टार्ट हुए हैं, एंड असेंडिंग सिमेट्रिकली टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, व्हेन दे रीच द दिस पार्ट ऑफ द बॉडी देन दे विल बी रेस्पिरेटरी वीकनेस, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाएगा। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कंपाइलोबैक्टर इन्फेक्शन। अच्छा,
सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या लिखी हुई है, रीटर सिंड्रोम। रीटर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस दैट हैपेंस एज अ रिएक्शन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द बॉडी। इसमें भी रिएक्टिव आर्थराइटिस है, दैट मीन्स इसमें भी क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। उसमें जो है स्पेसिफिकली जियान बारे में क्रॉस रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था, जो न्यूरोनल एंटीजेंस थे उन पे हो रहा था, यानी कि बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाई है कंपाइलोबैक्टर जिजेनाई के अगेंस्ट, वो जो न्यूरॉन्स के एंटीजेंस हैं उनकी अगेंस्ट भी काम करने लग गई है और उनको भी डैमेज करना शुरू कर दिया है। रीटर सिंड्रोम में क्या होगा, देयर विल बी 3 मोर ऑर्गन्स इन्वॉल्व। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, देयर इज आर्थराइटिस, यानी कि जो एंटीबॉडीज कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई के अगेंस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हुई हैं वो जॉइंट एंटीजेंस पे एक्ट कर रही हैं जाके, वो आई में कंजक्टाइवा में जाके रिएक्ट कर रही हैं, और वो यूरिथ्रा में जाके रिएक्ट कर रही हैं। तो 3 और एरियाज बॉडी के इन्वॉल्व हो गए, दैट इज यूरिथ्रा, कंजक्टाइवा और जॉइंट्स। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे आप, इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान सा इसका एक फार्मूला है रिएक्टिव आर्थराइटिस का या रीटर सिंड्रोम का। पेशेंट कैन नॉट सी, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, सिवियर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है कंजक्टाइवा में, पेशेंट कैन नॉट सी। देन पेशेंट कैन नॉट पी, देयर इज urination, so patient cannot pee. And arthritis he cannot climb a tree। ठीक है, सिंपल सी आसान सी चीजें याद रखने के लिए, कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइंब अ ट्री। ये क्या बना, रिएक्टिव आर्थराइटिस या रीटर सिंड्रोम, जो कि कॉम्प्लिकेशन है किसकी, कंपाइलोबैक्टर जिजेनाई के इन्फेक्शन की। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो बॉडी ने कंपाइलोबैक्टर जिजेनाई के अगेंस्ट बनाई हैं, वो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, जिसमें कंजक्टाइवा है, जॉइंट सर्फेसिस है या जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं, और इसके साथ तीसरी क्या चीज है, यूरिथ्रा। ठीक है, दिस इज इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटेरिक और जेनिटो यूरिनरी। अच्छा, इसमें कुछ लोगों का कहना ये है कि ये कुछ और एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसमें भी ये हो सकता है। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू कंपाइलोबैक्टर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम स्टडी करते हैं उसमें ये कंपाइलोबैक्टर की ही कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर आपको एमसीक्यू या एससीक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंपाइलोबैक्टर की कॉम्प्लिकेशंस लिखें, तो आपने इन दोनों के बारे में लिखना है। अगर आपसे पूछा जाता है, दोनों के नाम लिखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जियान बारे सिंड्रोम या रीटर सिंड्रोम किसकी कॉम्प्लिकेशन है और एमसीक्यू में आपको कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने उसी को करेक्ट करना है। लैब डायग्नोसिस में दे वुड बी अ सैंपल ऑफ द स्टूल और समटाइम्स ब्लड। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग, अच्छा, ग्राम स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक ग्राम नेगेटिव कर्व्ड कोमा और एस शेप रॉड्स विल बी फाउंड विद पोलर फ्लैजेला। कल्चर करेंगे जब आप ब्लड एगर पे, तो ब्लड एगर के अंदर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए जो कि फीकल फ्लोरा को इनहिबिट कर दें, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट कर दें, बिकॉज आपने फीकल सैंपल लिया है। एंड इट इज इंक्यूबेटेड एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कंडीशंस क्या क्या पढ़ी थी, 5% ऑक्सीजन चाहिए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए ताकि ये बैक्टीरियम ग्रो कर सकें। एक तीसरी चीज भी है इसमें, दैट इज 10% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 कंडीशंस आपसे जब भी पूछा जाए कि कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स लिखें, तो बच्चों उसमें ये तीनों चीजें आपने लिखनी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट में ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सेंसिटिव टू द नेलिडिक एसिड एंड दे आर मोटाइल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनैलिस। अच्छा, कंपाइलोबैक्टर 2 तरह का आपने पढ़ा, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जिसकी ये सिवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस थी, और दूसरा है कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनैलिस। अब इन दोनों को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वही 42 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है जिस पे कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई तो ग्रो कर सकता है, लेकिन कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनैलिस इस पे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नेलिडिक्सिक एसिड से भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसमें एरिथ्रोमाइसिन, यानी कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है आपने, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकती है, बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनैलिस इज अमाइनोग्लाइकोसाइड, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जिसमें जेंटामाइसिन। प्रिवेंशन, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होगा, पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ये याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, फूड शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली कुक्ड। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। और इसमें से आपने जो कुछ पूछना है आप अभी पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपका जो टेस्ट है बच्चों, उसकी नई डेट अनाउंस हो गई है, दैट इज 30th मई, क्योंकि 23rd मई को आपका टेस्ट नहीं हो रहा, अब आपका टेस्ट होगा 30th मई को, ठीक है। सो टॉपिक्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, उसमें जनरल बैक्टीरियोलॉजी के सारे टॉपिक्स हैं एक्सेप्ट फॉर होस्ट डिफेंस का चैप्टर नहीं है, और वैक्सीन्स का चैप्टर नहीं है, और लैब डायग्नोसिस का चैप्टर नहीं है, ठीक है, 3 चैप्टर्स नहीं है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसमें से आपके पास सीडी सीडी क्या है, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, नहीं 30th मई की बेटे, अब आपकी यही डेट आई है, 30th मई को हमारा होगा, और कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का अगर उसमें पहले था तो अब वो दोबारा से एक वीक आगे चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो ईद हॉलीडेज हो रही हैं वो 22nd से लेके 26 तक हो रही हैं, 27 से दोबारा आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ईद हॉलीडेज के बीच में आ रहा है 23rd वाला टेस्ट, तो इट हैज बीन पोस्टपोन टू 30th मई, ठीक है। और बाकी सारे टेस्ट भी इसी तरह फिर एक एक हफ्ता आगे चले जाएंगे। अच्छा, तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जनरल बैक्टीरियोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, और जो स्पेशल है उसमें से आपके पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में से स्टेफ्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे, फिर उसके बाद आपके पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का एक चैप्टर आएगा जिसमें आपके पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, वो आपने सारे करने हैं। और उसके बाद एक थर्ड चैप्टर है जो कि चैप्टर 22 है एक्टिनोमाइसिस का, उसको आपने नहीं भूलना, बच्चे अमूमन उसको तैयार करना भूल जाते हैं, लेकिन बिंग डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे लिए एक्टिनोमाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से मैंने क्वेश्चन लाजमी देना है, ठीक है, छोटा सा 2 सफ़ों का चैप्टर है, उसको आप सबने ज़रूर करना है। बच्चों आई हैव नो आइडिया अबाउट द प्रॉफ, जो आप लोगों की सप्ली की डेट जो आई है वो उसके मुताबिक ही डेट शीट चलेगी, अगर यूएचएस उसको पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि अभी तक हम सुन तो यही रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को 31 जुलाई तक शायद नहीं ओपन करना है, या पता नहीं 15 जुलाई तक नहीं ओपन करना व्हाटसोएवर, लेकिन लेट्स सी, कुछ दिनों में यकीनन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज के लेक्चर में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसमें से क्वेश्चन पूछ लें, अभी भी आपने जो पूछना है। You still have time, almost 10 minutes are there. So अगर किसी को हेलिकोबैक्टर या कंपाइलोबैक्टर में से कुछ नहीं समझ आया, या टेस्ट के सिलेबस में से ही भी अगर आपने कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल ट्राई कि हम कम से कम लास्ट 5 या 7 मिनट्स ऐसे रख लिया करें जिसमें अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकें। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, उसको एकदम से नहीं होगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हाँ जी, okay, for those who would be preparing for the supplementary exam, if they need any help, okay, सिलेबस दोबारा बता दूं, सिलेबस है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आगे सारा दोबारा बता देती हूँ। जनरल बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर्स हैं आपके टेस्ट में, ठीक है, उसमें से एक होस्ट डिफेंस का चैप्टर नहीं आएगा, वो हम इम्यूनोलॉजी के साथ करेंगे, ठीक है। लैब डायग्नोसिस का चैप्टर इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपने जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया पढ़ने शुरू किए हैं उन सब में आपने ये सारे स्पेसिफिक टेस्ट रिपीटेडली पढ़ते रहना है, तो इसको इस टेस्ट में हमने स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया है। थर्ड, आपका वैक्सीन का जो चैप्टर है वो टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वैक्सीन भी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगी हम आपको उस स्पेसिफिक बैक्टीरियम के साथ या वायरस के साथ उसकी वैक्सीन पढ़ा देंगे। जनरल में भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो 3 चैप्टर जनरल बैक्टीरियोलॉजी में से इंक्लूडेड नहीं है, होस्ट डिफेंस का चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, वैक्सीन का चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, और लैब डायग्नोसिस का इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसमें से आपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफलोकोकाई अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में आपके पास स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मेरे ख्याल में नाम भी बता देती हूँ आपको, उसमें
सबसे पहले हमने बैसिलस पढ़ा था, बैसिलस एंथ्रेसिस है, बैसिलस सीरियस है, फिर हमने उसके बाद क्लोस्ट्रीडिया पढ़े थे, 4 टाइप्स थे क्लोस्ट्रीडिया के, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़े थे कोराइनी बैक्टीरियम और लिस्टीरिया, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका अलग से भी दिया हुआ होगा गार्डनेला वेजिनालिस का, ठीक है। सो उसको भी एक छोटी सी रीडिंग आप दे लें, ठीक है। वो बहुत आसान सा छोटा सा मुन्ना सा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और चैप्टर है, चैप्टर 22। चैप्टर 22 में एक्टिनोमाइसिस दिए हुए हैं, ठीक है। तो बीइंग डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे लिए एक्टिनोमाइसिस का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द डिजीजेज ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। तो उसमें से तो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आना ही है, एक्टिनोमाइसिस कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। इट इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर ऑफ जस्ट 2 पेजेस। और इसके अलावा ये कि आपके जो सीआर हैं उनको मैंने लिविंसन और रॉबिन्स दोनों बुक्स की पीडीएफ शेयर करनी है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो वो सीआर से कांटेक्ट करके उनसे पीडीएफ ले सकता है बुक का, ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है सबके पास होंगी बुक्स। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस टिल नाउ? सबको समझ आ गया है? आज का टॉपिक सबने अच्छी तरह से समझ लिया है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, दैट मीन्स आपको माइक्रोबायोलॉजी इजी लग रही है फिर। वैक ए का बता दूं? अच्छा, मैं वो स्लाइड रिपीट कर देती हूँ। अच्छा जी, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी सारा करना है टेस्ट के लिए। बच्चों, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में से आपके पास 3 चैप्टर्स हैं जो आपने छोड़ना नहीं है कुछ। यू कैन बी आस्क्ड एनी बैक्टीरियम, इसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो बेसिकली वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन में कहाँ पे स्टैंड करता है बैक्टीरियम, यानी ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रॉड है या कोकाए हैं, स्पोर फॉर्मिंग है या नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें से जो है वो बेसिकली इसी तरह का आता है कि आपसे बैक्टीरियम के विरलेंस फैक्टर्स पूछ सकते हैं हम। अगर वो कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो हम उन टॉक्सिन्स के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। पैथोजेनेसिस आपसे पूछी जा सकती है, लैब डायग्नोसिस पूछा जा सकता है, और अगर किसी बैक्टीरियम की कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है जो कि मैंने आपको स्पेशली बताई होंगी कि किस किस की वैक्सीन है जो आपने पढ़नी है, तो अगर इनमें से किसी की वैक्सीन है तो वो पढ़नी है, या अगर किसी का कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी और का नहीं, मतलब कुछ स्पेसिफिक किस्म का फंक्शन है, जैसे कि हमने बोटुलिनम टॉक्सिन में पढ़ा था कि इसको कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो डेफिनेटली आपने पढ़नी होती है, किसी की भी जो टिपिकल पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कोई ऐसी चीज है जो स्पेसिफिक है उस बैक्टीरियम के साथ, ठीक है। अच्छा, वैक ए कौन पूछ रहा था? जी, ये देख लें, ये छोटा सा लिखा हुआ है, शायद इसकी डिटेल बुक में ना लिखी हुई हो, ठीक है। वैक ए जो है ये एब्रीविएटिव है वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए का, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये किस चीज का एब्रीविएशन है, वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए, ठीक है। साइटोटॉक्सिन का क्या काम होता है? साइटोटॉक्सिन का वर्ड जहाँ पे भी लिखा होगा दैट मीन्स कि ये सेलुलर डैमेज कॉज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम स्टमक के एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए वैक ए जो है ये डैमेज कर रहा है स्टमक की एपिथेलियल लेयर को। और एपिथेलियल लेयर को डैमेज करने के बाद क्या होगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, मजीद डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे। जो स्टमक का एसिड है वो इस लेयर को मजीद डैमेज करता जाएगा, ठीक है। और इसकी मदद से जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई मैक्रोफेजेस के अंदर सर्वाइव भी कर जाते हैं, और जो टी सेल प्रोडक्शन होती है वो इनहिबिट हो जाती है, इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है ये, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं सारे वैक ए प्रोटीन के, ठीक है। हुमा, वैक ए आपको क्लियर हो गया? ओके, एनीथिंग एल्स? किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू द टेस्ट? नो?
अच्छा, एक सजेशन जो है मेरी थोड़ी सी आप लोगों के लिए वो ये है कि जो लोग भी अभी तैयारी शुरू करने लगे हैं अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम देने लगे हैं, बच्चों सबसे पहले अपने लिए पास्ट पेपर अरेंज कीजिएगा और उसमें से जो है ना वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछा गया है। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप टू दी पॉइंट चीजें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन 5 साल में आया बस वो करके चले जाएं तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली माय पर्पस ऑफ सेइंग दिस, इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको आंसर की फॉर्मेशन आएगी। अगर इन केस उसमें से ही कोई क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इजीली। आपका जो आंसर फॉर्मेशन में टाइम वेस्ट होता है जिसमें आप सोचने बैठे होते हो कि अच्छा इसके आंसर में क्या लिखना है, वो चीज़ आपकी ओवरकम हो जाएगी। सेकेंडली आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो जो लोग जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है अपने लिए पास पेपर्स जो है ना कम से कम नेट से सर्च करें, डाउनलोड करें, अपने टीचर से रब्ता करें ताकि वो आपसे शेयर करें। ठीक है, और कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसके अलावा जो सारा साल आप लोगों को टेस्टों में क्वेश्चन दिए जाते रहे हैं वो बड़ी हद तक उससे रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं पेपर में भी, क्योंकि हम यहाँ टेस्ट आपके ज़्यादा टेस्ट लेने का मकसद भी यही होता है कि कोई टॉपिक ऐसा ना रह जाए या कोई क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो जिसकी हम आपको प्रिपरेशन ना करवा दें। ठीक है, तो अपने जो कॉलेज के पास पेपर्स हैं जितने मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं या जो भी आपने थ्रू आउट द ईयर जो आपके टेस्ट होते रहे हैं उन सारे पेपर्स को भी खोल के देखें कि उसमें किस किस तरह से उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। अपने पास पेपर जो यूएचएस के हैं उनको भी खोल के देखें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आइडिया हो जाए कि एक टॉपिक में से किस तरह के आ सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। चलें, ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर द टेस्ट एंड फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सो वी विल हैव अ लेक्चर नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसमें हम सूडो मनाज पढ़ेंगे और बाकी उसके बाद छुट्टियों के बाद जो हमारे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं इसमें से हम वो कवर करके फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो टिल दैट टाइम अभी आप लोगों के पास 4 छुट्टियां भी आनी है जिसमें आप थोड़ा सा कर सकते हैं। 4-5 छुट्टियां आएंगी अभी, ईद हॉलीडेज जो आएंगी उसमें इतना ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप पूरी तैयारी टेस्ट की नहीं कर सके तो कम से कम अपने जो चीज़ें समझ नहीं आ रही ना वो वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर निकाल लीजिएगा ताकि ये हो कि फिर हम छुट्टियों के बाद जो हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, एक ही लेक्चर होना है मेरा ख्याल है, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाना है, तो उसमें इन केस यू नीड सम टाइम टू डिस्कस एनी ऑफ देम। ठीक है, तो दैट वे आपकी क्यूरीज भी साथ साथ ही सॉल्व हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप लास्ट डे पढ़ने के लिए बैठो और आपको चीज़ें ना आ रही हो। टाइम अभी आपके पास है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। छुट्टियों के बाद मेरा ख्याल है कि आपका एक ही टेस्ट होने लगा है जो अभी होने लगा है, बीच में कोई और टेस्ट नहीं हो रहा। लाइक हम ट्यूसडे को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इन बिटवीन कोई और टेस्ट नहीं हो रहा। आपका फर्स्ट टेस्ट वेंसडे को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट आपका यही आना है। तो ईद वाले दिन तो बेशक आप ना पढ़िएगा, वो आप छुट्टी ले सकते हैं आराम से, लेकिन अब ये कि थोड़ा सा उसमें जो है ना एक आध दिन निकाल लीजिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और गो थ्रू करें अपने सिलेबस को, उसमें से देखें अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया हुआ है जो आप लोगों को समझ नहीं आया हुआ, वी कैन हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो किसी को इंडिविजुअली भी नहीं आ रहा तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को कंबाइनली समझ नहीं आया हुआ, आपस में डिस्कस कीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई हुई है जो आपको नहीं आती है, तो हम उसको फिर कवर कर लेंगे टेस्ट से पहले पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।